नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं बार बार एक बात हमेशा कहती हूँ कि जब कभी भी रिश्तों में ज़बरदस्ती होती है, ज़बरदस्ती के साथ जो रिश्ते बांधे गए होते हैं या जब कभी भी रिश्तों में ज़बरदस्ती की जाती है तो उसका परिणाम हमेशा ही बड़ा ही डेंजरस निकल कर आता है और इतना खतरनाक परिणाम आता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। और फिर उसके बाद एक चीज़ होती है कि काश ऐसा नहीं हुआ होता तो अच्छा होता। आज की कहानी भी इस चीज़ को प्रूव करती है कि जब रिश्ते ज़बरदस्ती में आ जाते हैं, एक तरफा रिश्ते जब होने लग जाते हैं और एक तरफा ज़बरदस्ती होने लग जाती है, कोई एक है जो मूव ऑन करना चाहता है और दूसरा उसको बांध कर रखना चाहता है, तो रिश्तों का अंत जो होता है बहुत खतरनाक होता है। आज की वारदात भी ऐसी ही है। तो लास्ट में आप वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि लास्ट में सिर्फ एक ज़बरदस्ती कितना भयानक परिणाम जो है वो लेकर आती है। तो चले दोस्तों, समय ना लेते हुए वारदात शुरू करते हैं। और वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस परिवार में पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही वारदात के बारे में आपकी कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वारदात। आज की वारदात है महाराष्ट्र स्ट्रीट की और वारदात जो है वो पालघर की है। पालघर का जो हाईवे है, हाईवे से एक इंसान जो है वो गुजर रहा होता है और शाम का वक्त होता है और उसके बाद पता नहीं उसको क्या निजी काम आता है कि वो गाड़ी रोकता है और नीचे की तरफ, हाईवे से नीचे की तरफ उतरने लग जाता है। जब वो हाईवे से नीचे की तरफ उतरता है तो उसको एक अजीब सी स्मेल आती है। अब वो स्मेल के पीछे चलने लगता है कि आखिर स्मेल कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है, और पता नहीं उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा था। आगे जाता है और थोड़ी ही देर में उसको दिखता है कि नाले में दो पाइप पड़े हैं और दो पाइप के बीच में एक इंसानी लाश फंसी हुई है। और जब वो ये चीज़ देखता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि नॉर्मली इंसानी लाश जो है इस तरीके से नहीं पड़ी होती, या तो क्रिमिनेशन हो जाता है या उनको दफनाया जाता है। जब वो ये चीज़ देखता है और उसके मुंह से चीख निकलती है, फिर आसपास के और भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद साथ के साथ ही पालघर पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया जाता है। पुलिस भी मौका वारदात पर आती है और जब आकर देखती है तो लाश जो फंसी होती है उसको निकालती है। लाश को निकालती है और लाश को निकालने के बाद वो ऑलरेडी इतनी फूल चुकी थी, इतनी ख़राब हालत में थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस का जो है वो ड्यूटी ही यही होती है। वो जैसे तैसे निकालती है। निकालने के बाद पानी से जो बॉडी को साफ करवाया जाता है तो पता चलता है पूरे शरीर में चाकुओं के निशान लगे हुए हैं और इसके बाद उसके मुंह पर भी किसी भारी चीज़ से वार किया गया है, पत्थर से उसका मुंह कुचला गया है। और इसके बाद शरीर का कुछ अंग तो ऐसा था जो ऐसे लग रहा था कि जैसे मछलियों ने उसके शरीर के उस अंगों को खाया हो। अब इसके बाद पुलिस जो है, पुलिस का काम यही था, वो मॉर्चरी में उसको रखवा देती है पोस्टमार्टम के लिए और इसके साथ ही आसपास वालों से पूछती है। हम में से इस बॉडी को कोई भी नहीं पहचानता। अब इसके बाद पालघर पुलिस जो है वो पालघर में सारे जो स्टेशंस हैं उनमें ये फोटोग्राफ्स ले लिए जाते हैं, तो फोटोग्राफ्स भिजवाते हैं, लेकिन कहीं से भी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं आती। किसी भी थाने से कुछ भी पता नहीं चलता। लाश को देखते ही लग रहा था कि 25 से 30 साल की उम्र की एक लड़की की लाश है। जब कहीं से कुछ पता नहीं चलता तो फिर पालघर पुलिस स्टेशन को ये चीज़ समझ आ जाती है कि हो सकता है ये पालघर की हो ही ना। इसलिए अब वो पालघर के आसपास के इलाकों में मूव करती है और सबसे पहले वो मुंबई शहर की तरफ मूव करती है और मुंबई शहर के सारे पुलिस स्टेशंस में जो फोटो है वो सर्कुलेट करवा दी जाती है। उसकी पूरी जितनी भी जानकारी थी वो सारी की सारी सर्कुलेट करवा दी जाती है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ मुंबई में सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन है। सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में 25 जनवरी को एक महिला पहुँचती है और वो जाने के बाद कहती है कि साहब, कल सुबह मेरी बेटी घर से निकली थी ये कहकर कि उसको कुछ रिपोर्ट्स हैं जो डॉक्टर्स को दिखानी है और इसके साथ ही उसको कुछ काम है, तो वो काम करके वापस आ जाएगी। लेकिन उनकी बेटी जो है वो अभी तक वापस नहीं आई। पुलिस वाले पूछते हैं कि आपकी बेटी का नाम क्या है, तो कहते हैं कैरोल मेरी बेटी का नाम है और मेरी बेटी जो है वो 29 साल की है। पेशे से वो एक कॉल सेंटर में जॉब करती है
और कई बार पहले भी ऐसा हो चुका है कि वो काम के सिलसिले में कई बार लेट भी हो जाती थी। कल भी वो सुबह कहकर निकली है, शाम तक नहीं आई, तो मैंने उसका फ़ोन लगाया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे चिंता तो हो रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो उसका कॉल बैक आ जाएगा। देर रात उसका कॉल आता है और वो कहती है वो कि उसको कुछ लेट हो जाएगा, कुछ काम पेंडिंग है उसके, काम करके फिर वो घर आ जाएगी। तो वो महिला बताती है कि मैं भी निश्चिंत हो गई और उसके बाद मैं खाना खाकर सो गई, क्योंकि मुझे पता था कि या तो वो देर रात आएगी या वो सुबह जब मैं उठूँगी तो उससे पहले कैरोल जो है वो आ चुकी होगी। क्योंकि घर की जो चाबियाँ हैं, घर के जो मेन गेट की चाबियाँ हैं, वो मेरे पास भी होती हैं और कैरोल की भी पास होती हैं, तो मुझे चिंता नहीं होती। लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो देखा कि मेरी बेटी अभी तक नहीं आई है, और जब मैंने उसके फ़ोन पर कॉल किया तो उसका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ जा रहा है। मुझे टेंशन हुई और फिर मैं आपके पास आ गई। पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज नहीं करते और कहते हैं कि हो सकता है आपकी बेटी जो है वो किसी के साथ गई हो, सब्र रखो, आ जाएगी, और ये कहकर वो उसको वापस भेज देते हैं। लेकिन इसके बाद दूसरे दिन फिर जो उसकी माँ है कैरोल की, वो फिर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कहती है कि साहब मेरी बेटी का फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ, प्लीज़ रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। पुलिस जो है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, लेकिन पुलिस जो है वो उस टाइम पर निर्भया स्कॉटलैंड के चक्कर में बिजी थी, तो इसलिए कोई भी कार्रवाई नहीं करती और इंतज़ार करती है। और इस तरीके से 10 दिन गुजर जाते हैं और बात आती है फिर 5 फरवरी की। 5 फरवरी को जब उनके पास ये फ़ोटो आती है तो फिर उनको समझ आता है कि फिर सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन से पालघर पुलिस स्टेशन को एक खबर जाती है कि हाँ, उनके यहाँ से एक कैरोल नाम की लड़की है जो 29 साल की है, वो मिसिंग है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये पुख्ता होता है कि लड़की की जो उम्र है लगभग 25 से 30 साल है, और दूसरी चीज़ उसको 10 दिन हो चुके हैं, लगभग 10 दिन हो चुके हैं मरे हुए। तो जब ये चीज़ पालघर पुलिस वालों को पता चलती है, पालघर पुलिस सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहाँ से जितनी भी वो डिटेल ले सकते हैं उतनी वो डिटेल लेते हैं। तो पता चलता है कि 29 साल की कैरोल 24 जनवरी से लापता है और 25 जनवरी को उनके पास ये कंप्लेन आई थी। अब इसके बाद पालघर पुलिस कैरोल की जो माँ है उसको तफ्तीश के लिए बुलाते हैं। उसकी माँ आती है और उसकी माँ को सबसे पहले तो पालघर लेकर जाया जाता है, जहाँ पर मॉर्चरी में उस लड़की की लाश रखी हुई थी। जब माँ को उस लड़की की लाश दिखाई जाती है तो पहले तो वो भी अब उस लाश को पहचानने से मना कर देती है, क्योंकि वो लाश थी ही इस कंडीशन में। लेकिन जैसे ही उसकी कमर पर दिल और तितली का टैटू देखती है तो वो कहती है हाँ, ये मेरी बेटी ही है। और कैरोल की माँ जो है वो फूट फूट कर रोने लग जाती है, कहती है मेरी ही बेटी। अब इसके बाद पालघर पुलिस के आराम से उनको पहले शांत करती है। शांत करने के बाद उनसे पूछती है कि आखिर किसने किया होगा ये सब। तो जो उसकी माँ है एक शख्स का नाम लेती है और वो कहती है जीको मिस्कीटा, एक लड़का है जिसके साथ लगभग 5 साल से मेरी जो बेटी है कैरोल का अफेयर चल रहा है, वो उसका बॉयफ्रेंड है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मुझे इसलिए उस पर शक है क्योंकि कुछ दिनों से उनके बीच में रिश्तों में खिटपिट चल रही है और रिश्तों में खटास चल रही है। इसलिए मुझे लगता है कैरोल के कत्ल में उसका हाथ हो सकता है। अब पुलिस जब ये चीज़ सुनती है तो फिर वो पूछती है। अब पुलिस जीको को गिरफ्तार करती, उससे पहले वो चीज़ों को पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। अब पालघर पुलिस बॉम्बे से लेके जो पालघर का एरिया है, जो हाईवे है, वहाँ के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे जो मेन हाईवे से कनेक्टेड थे उनको खंगालती है। तो उस एक सीसीटीवी कैमरा में कैरोल और जीको दिखते हैं, और उसके साथ ही वो एक चीज़ और भी देखती है। एक कार में कैरोल और जीको जा रहे हैं और उसके साथ ही एक चीज़ और भी आती है कि एक शख्स है जो कैरोल की एक्टिवा लेकर पीछे पीछे उनका पीछा कर रहा है। जब ये चीज़ पुलिस को समझ आती है तो फिर अब पुलिस को लगता है कि हाँ, इसमें जीको का हाथ हो सकता है। और इसके साथ ही जो कैरोल की माँ है, कैरोल की माँ पुलिस को एक कैरोल का लिखा हुआ जीको के नाम लेटर भी देती है, और उस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ था कि डियर जीको, मैं तुमसे तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बीच में आ रही हैं। तुम जैसे कहोगे मैं वैसे रह लूँगी, लेकिन मैं अब दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कई बार खुद को ख़त्म करने की भी कोशिश की, लेकिन मैं खुद को ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ।
इसलिए तुम जैसे कहोगे मैं वैसे रह लूँगी, लेकिन मुझसे ब्रेकअप करने के लिए मत कहो। मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं कर पाऊँगी। और तुम अपनी माँ पर भी नाराज़ मत हुआ करो, क्योंकि किसी की कोई भी गलती नहीं है। मैं मेरे घर वालों से बात करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करना चाहती हूँ, लेकिन हम इस मैटर को शॉर्ट आउट कर लेंगे। पर इतना ज़रूर याद रखना, मेरे साथ ब्रेकअप मत करना। लव यू माई वैम्पायर। जब ये लेटर पुलिस पढ़ती है तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये शक जरूर होता है कि हो सकता है जीको जो है वो मूव ऑन करना चाह रहा हो। अब पुलिस वक्त ना लेते हुए जीको को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन लेकर आती है, और पुलिस स्टेशन लेकर जब आती है तो पूछताछ करती है। लेकिन पहले तो जीको कहता है कि मैं तो उस दिन शहर में ही नहीं था, और मैं तो कितने दिन हो गए हैं कैरोल से मिला ही नहीं, और मुझे तो आपसे पता लग रहा है कि कैरोल मिसिंग है। लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा दिखाती है, और जिस दिन 24 तारीख की सीसीटीवी कैमरास दिखाती है, और जब जीको सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसके पास फिर जुर्म कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। तब वो फिर आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार बताता है और कहता है कि हाँ, 5 साल पहले हमारे बीच में अफेयर शुरू होता है। हमने बहुत अच्छा टाइम भी एक दूसरे के साथ बिताया, हम एक दूसरे के साथ शादी भी करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे जो घर वाले हैं वो घर वाले शादी के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मैं उससे शादी करना चाह रहा था। इस तरीके से हमारे बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 2-2.5 साल होते हैं कि 2-2.5 साल के बाद मेरी ज़िंदगी में एक और लड़की आ गई थी, और अब मैं उस लड़की के साथ शादी करना चाहता था, इसलिए मैं कैरोल के साथ ब्रेकअप करना चाह रहा था। लेकिन कैरोल जो है वो हर बार मुझे मना लेती और मुझे कन्विंस करती कि मैं उसके साथ ब्रेकअप ना करूं। पर मैं अब परेशान हो चुका था कैरोल से, और मैं कैरोल से हर हालत में पीछा छुड़ाना चाह रहा था। अब बात आती है 23 जनवरी 2022 की। 23 जनवरी 2022 को जीको कैरोल को फ़ोन करता है और कहता है कि एक काम करते हैं, कल हम सुबह सुबह मिलते हैं, पूरा दिन एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे और अच्छे से आराम से घूमेंगे फिरेंगे, चलो डेट पर चलते हैं। कैरोल इस बात से मान जाती है, और उसको लगता है कि चलो, जीको जो है खुद भी इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहता है, एक सेकेंड चांस देना चाहता है, तो हो सकता है कि अब वो मेरे साथ ब्रेकअप ना करे। और इसीलिए वो 24 तारीख को सुबह अपनी माँ से कहकर निकलती है कि उसको कुछ काम है, और साथ में उसने अपनी रिपोर्ट्स भी डॉक्टर्स को दिखानी है। जीको कैरोल को लेकर पालघर के हाईवे पर चला जाता है, और पालघर में जाके एक सुनसान जगह पर दोनों बातें करने लग जाते हैं। बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, और इसके बाद दोनों के बीच में फिर एक बार उसी बात को लेकर बात छिड़ती है। जीको कहता है कि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। कैरोल कहती है कि अभी तो हमारे बीच में बात हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है, और कैरोल कहती है कि मैं तुम्हें इस तरीके से अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दूंगी। इतना याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी इस तरीके से तुम्हें मूव ऑन नहीं करने दूंगी। गुस्सा इस हद तक बढ़ता है कि जीको जो है वो कैरोल का गला दबाने लग जाता है, और गला इस कदर दबाता है कि उसको लगता है कि अब कैरोल जो है वो दम तोड़ चुकी है, लेकिन कैरोल अभी भी जिंदा होती है। इसके बाद जो एक्टिवा पर जीको और कैरोल को फॉलो कर रहा था वो जीको का ही दोस्त देवेंद्र था, जो बॉम्बे में ही रहता था। दोनों अपने साथ चाकू लेकर आए हुए थे, और दोनों कैरोल पर चाकुओं से वार करने लग जाते हैं, और इतने बार वार करते हैं। एक बार तो ऐसा भी आता है कि जो चाकू का हैंडल टूट जाता है, और वो उस चाकू को उसके शरीर में ही खुपा रहने देते हैं। और इसके बाद वहीं से पास में ही एक नाला बहता है, उस नाले में उसकी लाश को डालकर और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, और जीको को यही था कि वहाँ तक हमें पकड़ेगा कौन। उनको पता भी नहीं चलेगा किसी को कि कैरोल की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, या कैरोल का मर्डर मैंने किया है। लेकिन पुलिस की सूझबूझ के साथ ये केस जो है वो खुलता है, और इस तरीके से एक मर्डर मिस्ट्री जो है वो सॉल्व होती है। जीको की 5 दिन की रिमांड लेती है पुलिस। उसके बाद सारे साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं। साक्ष्य इकट्ठे करने के बाद वो चाकू भी बरामद किया जाता है। जिस जगह पर चाकू इन्होंने फेंका था उस जगह से चाकू बरामद किया जाता है, और सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद फिर जीको और देवेंद्र को जेल भेज दिया जाता है। चार्जशीट फाइल हो चुकी है, केस जो है वो कोर्ट में है, और
दोनों आरोपी जो हैं वो आज भी जेल में हैं। तो इस तरीके से ज़बरदस्ती में बनाया गया रिश्ता और ज़बरदस्ती अपने साथ बांध कर रखने वाले रिश्ते का अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। और इस तरीके से एक लड़की को अपनी जान देनी पड़ी। कैरोल के जो फादर हैं उनकी जब कैरोल छोटी थी तब उनकी डेथ हो चुकी थी। कैरोल एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी और उसके ही पैसों से, उसकी ही तनख्वाह से उसका घर चलता था। कैरोल के जाने के बाद उसकी माँ जो है वो बहुत अकेली पड़ गई। एक समय तो ऐसा आया कि उसकी माँ जो है वो डिप्रेशन की पेशेंट हो गई और एक बार ऐसे लग रहा था कि शायद वो पागल हो जाएंगी। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और उन्होंने मांग की कि देवेंद्र को और जीको को दोनों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उनकी बेटी को मौत की सज़ा दी है। तो ये है दोस्तों पूरी वारदात। मैंने पहले ही कहा था कि ज़बरदस्ती बांध कर रखे गए रिश्ते बहुत भयानक होते हैं और बहुत भयानक रूप ले लेते हैं। तो दोस्तों वारदात के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।